जय हिंद दोस्तों, गुड आफ्टरनून। एक बार फिर से सभी को करतार डिजिटल ऐप पे स्वागत है। सभी को मेरे छोटे भाई जो भी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं और जो ऑफलाइन ऑनलाइन करतार के थ्रू आप लोग टेस्ट दे रहे हैं, उसका टेस्ट नंबर 4 का डिस्कशन यानी जीएस वाला पार्ट का डिस्कशन आपके सामने लेके आया हूं। एक एक करके क्वेश्चन देखेंगे जो आपका एग्जाम आज का टेस्ट में आप लोग 20 क्वेश्चन आप लोग जो दिए थे उस 20 क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन देखेंगे जीएस का पार्ट। बाकी भी आपका सब्जेक्ट का आपका डिस्कशन हो रहा होगा और उम्मीद है कि आप लोग डिस्कशन के भाग लेते होंगे और इससे जरूर आपको फायदा मिलता होगा। देख लीजिए, टेस्ट देने से बस आप क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं या आंसर जान सकते हैं अपने से, लेकिन डिस्कशन में आप अगर जो भाग लेते हैं तो उससे संबंधित और आप क्वेश्चन क्या आपको रिवीजन भी हो सकता है, जो नहीं आप जानते हैं वो आपको सीखने को मिलेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज का डिस्कशन का देखते हैं, एसएससी जीडी टेस्ट नंबर 4। सुल्तान जोहर कप किस खेल से संबंधित है? सुल्तान जोहर कप पूछ रहा है किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल। तो याद रखिएगा कौन सा खेल बोल रहा है। सबसे पहले तो याद रखिएगा सुल्तान जोहर कप कौन सा खेल बोल रहा है, याद रखिएगा सुल्तान जोहर कप। तो सुल्तान जोहर कप के जैसी बात किया जाए, ये मलेशिया में होता है। कहां होता है? याद रखिएगा ये आपका मलेशिया में होता है। सुल्तान जोहर कप कहां होता है? याद रखिएगा मलेशिया में होता है। ये मलेशिया में क्या होता है? सुल्तान जोहर कप होता है। याद रख लीजिएगा सभी लोग कि मलेशिया में सुल्तान जोहर कप खेला जाता है। कहां खेला जाता है? मलेशिया में इसका आयोजन होता है अंडर 21 मतलब क्या? ये अंडर 21 कैटेगरी यानी अंडर 21 पुरुष टीम इसमें भाग लेते हैं। कौन भाग लेते हैं? पुरुष टीम, यानी पुरुष टीम इसमें भाग लेते हैं। पुरुष टीम इसमें, महिला टीम नहीं भाग लेते हैं। यानी सुल्तान जोहर कप आपका कहां होता है? मलेशिया में होता है, जहां पुरुष टीम भाग लेते हैं। याद रख लीजिएगा, जहां पुरुष टीम भाग लेते हैं। इसका स्थापना यानी शुरू कब किया गया था? इसका स्थापना आपसे पूछे, इसका स्थापना शुरू किया गया था 2011 में। कब शुरू किया गया था? 2011 में शुरू किया गया था और ये हॉकी से संबंधित है। कहा? हॉकी। तो हॉकी का एक टूर्नामेंट होता है मलेशिया में, जिसका मलेशिया ही हमेशा आयोजन करता है। याद रखिएगा आयोजक कौन रहेगा? आयोजक भी पूछ दे तो याद रखिएगा आयोजक हमेशा मलेशिया रहेगा। मलेशिया आपका आयोजक है। अंडर 20 पुरुष टीम इसमें भाग लेते हैं। स्थापना 2011 में हुआ है। भारत 2 बार, भारत याद रखिएगा भारत 2 बार आपका विजेता रहा है, यानी 2 बार विजेता रहा है यानी इस कप को भारत 2 बार जीता। इस साल की बात किया जाए, सुल्तान जोहर कप 2023 की बात किया जाए तो 2023 में भारत पाकिस्तान को हराकर भारत कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? पाकिस्तान को हराकर कांस्य पदक यानी तीसरे पोजीशन पे आया था। तो भारत इस साल 2023 में कांस्य पदक जीता था पाकिस्तान को हराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक कायांतरिक चट्टान है? कायांतरिक चट्टान आपसे पूछ रहा है। कायांतरिक चट्टान आप बताइएगा। कायांतरिक चट्टान आपको पता होगा मेटामॉर्फिक रॉक को कहते हैं। रॉक 3 प्रकार के रहते हैं, आपको पता होनी चाहिए। रॉक 3 प्रकार के होते हैं। इग्निशियस रॉक, रॉक, एक आपका रहता है सेडिमेंट्री रॉक, और लास्ट आपका रहता है मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक आप देख रहे हैं इधर, तो आप देख रहे हैं इधर क्या देख रहे हैं? तो आप यहां पर देख रहे हैं कायांतरिक जो कायांतरित आप देख रहे हैं इसको क्या कहते हैं? कायांतरिक, मेटामॉर्फिक। क्या रखिएगा, है ना? मेटामॉर्फिक, कायांतरिक को ही मेटामॉर्फिक कहते हैं। अगर जो इग्निशियस रॉक के आपसे एग्जांपल पूछे, तो आंसर सीधे दे दीजिएगा ग्रेनाइट। आंसर क्या दीजिएगा? ग्रेनाइट इग्निशियस रॉक का आपका क्या है? एग्जांपल है।
पूछेगा रॉक से आपसे, बस एग्जाम्पल पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि किसका कौन एग्जाम्पल है, तो याद रखिएगा क्या दे दीजिएगा, इग्निशियस रॉक्स के ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ये सब किसका एग्जाम्पल है, इग्निशियस रॉक का। सेडिमेंट्री रॉक का चूना पत्थर, ठीक है ना, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, ठीक है, ये सब बलुआ पत्थर, ये सब आपका क्या है, आपका सेडिमेंट्री रॉक्स का एग्जाम्पल है, ये सब भूलिएगा मत, आपसे एग्जाम्पल बार बार आपसे पूछा जा सकता है। चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, सेल, जो सेल भी है ये भी आपका सेडिमेंट्री रॉक्स है, जो सेल आप देख रहे हैं, ठीक है। और मेटामॉर्फिक रॉक में आपका क्या होता है, मार्बल होता है, जो घर में मार्बल लगता है ना, मार्बल, तो यार क्या है, जो घर में मार्बल लगता है वो मेटामॉर्फिक रॉक है। और क्या मेटामॉर्फिक रॉक का होता है, और होता है आपका क्वार्टजाइट, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या होगा, क्वार्टजाइट पूछा है, ठीक है ना। ये तो सेल क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा सेडिमेंट्री रॉक, ग्रेनाइट हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, इग्निशियस रॉक, बलुआ पत्थर आपका हो जाएगा सेडिमेंट्री रॉक्स, तो मेटामॉर्फिक रॉक पूछा है तो क्या होगा, क्वार्टजाइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य है, निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य है, अधिवक्ताओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथा का त्याग करना। भैया ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, किसी भी प्रशासनिक अधिकारी की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं को त्याग करना, ये भी नहीं है, प्रशासनिक के कोई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं मौलिक कर्तव्य। पुरुष की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं को त्याग करना, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, पुरुष वाला मौलिक कर्तव्य नहीं है, लेकिन ऐसी प्रथा को त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है, तो ये मौलिक कर्तव्य है। कि आपके पास ऐसा कोई काम करते हैं जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है, तो प्रथा को आप त्याग दीजिए, तो यानी मौलिक कर्तव्य है, यानी स्त्रियों के सम्मान के खिलाफ अगर जो कोई कार्य करता है तो उसे त्याग करने कहता है, और ये मौलिक कर्तव्य कहलाता है। मौलिक कर्तव्य के बारे में थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, मौलिक कर्तव्य पढ़ा देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है मौलिक कर्तव्य, ठीक है ना। मौलिक कर्तव्य क्या है बाबू, समझ जाना, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज कहते हैं। तो मौलिक कर्तव्य को ध्यान से देखना, मौलिक कर्तव्य को यूएसएसआर यानी सोवियत संघ से लाया गया था, सोवियत संघ के संविधान से लाया गया था। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में आपका 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जोड़ा गया, 1976 के तहत इसको जोड़ा गया। तो आप कह सकते हैं कि मौलिक कर्तव्य हमारे मूल संविधान में नहीं था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत इसको क्या किया गया था, मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, ये आप याद रखिएगा। और जब जोड़ा गया था तो कहां पर ही जोड़ा गया था, जब ये जोड़ा गया तो हमारे संविधान के भाग 4 में, भाग किस में, भाग याद रखिएगा 4 के क और अनुच्छेद, और अगर जो अनुच्छेद आपसे पूछ दे और अनुच्छेद पूछ दे तो याद रखिएगा अनुच्छेद पूछ दे तो 51 के ए, क्या अनुच्छेद होगा, 51 के ए या क भी कह सकते हैं। पहले मौलिक कर्तव्य की संख्या, पहले मौलिक कर्तव्य जो था कितना था, 10 था, कितना था, 10 था। लेकिन आज वर्तमान में मौलिक कर्तव्य आपसे पूछे एक बार और संशोधन करके, यानी जब ये जोड़ा गया था 1976 में तो 10 मौलिक कर्तव्य था, वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, 11। तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितने हैं, 11। चलिए उनमें से एक आपका मौलिक कर्तव्य है कि ऐसी प्रथा को त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध आपका क्या करता है, आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मैन्युफैक्चरिंग उद्योग का विकास के द्वारा किसी देश का प्रदर्शित होता है, किसी देश का क्या प्रदर्शित होता है। अगर जो मैन्युफैक्चरिंग उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या, आप किसी चीज को बना रहे हैं, उद्योग को बना रहे हैं, तो अगर जो किसी देश का वो क्या प्रदर्शित होता है, आप मैन्युफैक्चरिंग यानी फैक्ट्री लगाते हैं, निवेश करते हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, बना रहे हैं चीजों को, तो उस देश का क्या आपका क्या प्रदर्शित होता है, दिखाता है। देखो जिस देश में कुछ नहीं बनेगा उसको कुछ दिखाएगा, लेकिन जिस देश में बनेगा वहां का अर्थव्यवस्था का अस्तित्व दिखाएगा, क्या उसका अर्थव्यवस्था क्या कंडीशन है, क्या कंडीशन है।
जैसे आप लोग को मैं पढ़ा रहा हूं बिहार एसएससी में या जीडी में पढ़ाया था, आपको क्या पढ़ाया गया था कि भाई साहब द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यानी सेकंड 5 ईयर प्लान 1956 से लेकर जो 61 में हुआ था, वहां पर 3 क्या लगाई गई थी, स्टील फैक्ट्री लगाई गई थी। 3 स्टील फैक्ट्री लगाई गई थी विदेशियों की मदद से, जर्मनी की मदद से, ब्रिटेन की मदद से। याद रखिएगा ये सब क्या, कितने 3 फैक्ट्री लगाई गई थी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अर्थव्यवस्था का तृतीयक क्षेत्र से संबंधित है। तृतीयक क्षेत्र से संबंधित है बाबू, सीधे ही याद रख लेना। देखो हमारे इकोनॉमी में यानी कितने, यानी अर्थव्यवस्था में कितने सेक्टर हैं, आपको पढ़ना है 3 सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी मतलब कृषि और कृषि से संबंधित कार्य, यानी प्राइमरी सेक्टर कृषि और कृषि से संबंधित कार्य। याद रखिएगा प्राइमरी सेक्टर में क्या आपका होगा, प्राइमरी सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र। तो प्राइमरी सेक्टर में क्या होगा, याद रखना प्राइमरी सेक्टर में जहां प्राकृतिक चीजों का क्या हो, उत्पादन हो, यानी कृषि 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 और कृषि और इस संबंधित कार्य। या तो हम सीधे ऑप्शन लिख सकते हैं, कृषि हो गया आपका, इसमें क्या हो गया, पशुपालन हो गया, पशुपालन जहां किसी प्रकार के मशीन वगैरह उपयोग नहीं हो रहा है, पशुपालन आपका हो गया। पौधारोपण प्लांटेशन हो गया, यानी पौधारोपण हो गया, है ना, पौधारोपण हो गया। डेयरी हो गया, ठीक है, आपका मछली पालन हो गया, यानी मत्स्य, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, जिसको हम लोग मत्स्य कह सकते हैं, ठीक है, मत्स्यन कह सकते हैं। और आपका क्या, और क्या मतलब जो भी आपका कृषि क्षेत्र से है, बकरी पालन, मुर्गी पालन, पशु पालन, कुछ भी है इसमें सब इसी में आ जाएगा। तो ये तो भैया प्राइमरी का एग्जाम्पल है। मत्स्य पालन किसका एग्जाम्पल है, ये तो प्राइमरी का एग्जाम्पल है, प्राइमरी सेक्टर का, ठीक है। चलिए एक होता है आपका सेकेंडरी सेक्टर, एक आपका क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर। याद रखिएगा सेकेंडरी, एक आपका क्या रहता है, सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर क्या कहलाता है, सेकेंडरी सेक्टर जहां प्राथमिक क्षेत्र को उपयोग करके फैक्ट्री में डाल के उसको फाइनल प्रोडक्ट दिया जाए। यानी प्राथमिक क्षेत्र में कृषि में गेहूं उपजेगा तो गेहूं को तुम फैक्ट्री में डाल के क्या करोगे, गेहूं के तुम फैक्ट्री में डाल के क्या करोगे, गेहूं के तुम फैक्ट्री में डाल के बिस्कुट बनाओगे, ब्रेड बनाओगे, तो क्या हो गया, सेकेंडरी सेक्टर। कपास की कपड़ा कृषि, यानी कि हम लोग कपास वाला कर रहे हैं तो प्राइमरी है। और उस कपास को लेकर अगर जो कल होकर शर्ट बनाया जा रहा है, पैंट बनाया जा रहा है, यानी कपड़ा को बुना जा रहा है, तो सेकेंडरी सेक्टर में आपका हो जाएगा, ठीक है ना। जहां प्राथमिक चीजों को उपयोग करके जो आपका एक प्रोडक्ट बनाया जाए, तो सेकेंडरी, जैसे कपड़ा बुनना आपका क्या हो गया, ये आपका सेकेंडरी हो गया, ये आपका क्या हो गया, सेकेंडरी हो गया। याद रख लेना ये आपका सेकेंडरी हो गया, सेकेंडरी सेक्टर हो गया, ठीक है। ऑटोमोबाइल्स निर्माण, यहां भी भैया ये भी सेकेंडरी हो गया, ये भी सेकेंडरी हो गया। टर्सरी क्या होता है, यानी तृतीयक क्या होता है, आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है तृतीयक क्षेत्र, यानी टर्सरी सेक्टर। तृतीयक क्षेत्र मतलब जहां वस्तुओं को आदान प्रदान नहीं हो, इसको सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। जो प्राइमरी और सेकेंडरी क्षेत्र में क्या दे, सेवा दे, इसको सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। सेवा क्षेत्र जहां वस्तुओं को आदान प्रदान नहीं हो, सेवा क्षेत्र। जैसे सेवा में आपका क्या क्या आ जाएगा, सेवा में आपका आ जाएगा, याद रखिएगा बैंकिंग। आप जाते हैं तो आप बैंक में जाते हैं तो आपको सेवा ना मिलता है, आप हमसे अभी पढ़ रहे हैं तो शिक्षा, इस सेवा ना मिल रहा है, कुछ थोड़ी आपको दे रहे हैं शिक्षा के अलावे, यानी ठोस पदार्थ कुछ थोड़ी दे रहे हैं। और यहां पर क्या हो जाएगा, और यहां पर परिवहन, और क्या हो जाएगा, संचार। अभी मोबाइल का आप रिचार्ज करते हैं तो सेवा ही ना आपको दे रहा है, संचार। और क्या हो जाएगा, भंडारण। याद रखना भंडारण, भंडारण यानी सेवा दे रहे हैं। भंडारण क्या होता है, कल होके आप अगर जो पटना में एक मकान बनाए, बहुत बड़ा गोडाउन बनाए,
तो आप समझिए कि किसी को क्या दे रहे हैं, सेवा दे रहे हैं। आपको गोडाउन उसको रजिस्ट्री नहीं कर दीजिएगा, उस गोडाउन को आपको उपयोग करेगा और जब चाहिए आप खाली करा सकते हैं। अगर जो कोई कोचिंग में ही पढ़ा रहे हैं तो कोचिंग हम लोग क्या, हम लोग को सेवा दिया है कि आप मेरे बिल्डिंग को उपयोग करिए, इसका मतलब नहीं है कि उसका बिल्डिंग का हम लोग लेके चले जाएंगे। क्लियर है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा भंडारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन जून 2022 में सुरमा एक क्षेत्र है त्रिपुरा की, विधानसभा का सदस्य बने हैं। त्रिपुरा का क्षेत्र है, त्रिपुरा का आपका ये विधानसभा का क्षेत्र है, यानी जो ये आप देख रहे हैं ये त्रिपुरा का क्या है, सुरमा एक क्षेत्र है, यानी विधानसभा क्षेत्र है। तो त्रिपुरा के सुरमा विधानसभा क्षेत्र से सदस्य कौन बने हैं? भैया ये सब तो देख लीजिए। राजनाथ सिंह तो कोई ऑप्शन में समझ ही में नहीं आ रहा कि आप लोग को, यहां भी कुछ बच्चे बी मारे थे। भैया राजनाथ सिंह विधानसभा के कैसे सदस्य, लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य होंगे? क्योंकि केंद्रीय, यानी केंद्रीय क्या है, एक केंद्रीय रक्षा मंत्री है भाई, रक्षा मंत्री है। क्या रखिएगा, हमारे देश क्या है, डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री है। और केंद्रीय मंत्री बनने के लिए आपको संसद का सदस्य होना है, यानी राज्यसभा लोकसभा, ना कि विधानसभा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, स्वप्नदास पॉल। सही आंसर इसका क्या होगा, स्वप्नदास पॉल, याद रखिएगा। सही आंसर क्या होगा, स्वप्नदास पॉल, एकदम मत भूलिएगा, स्वप्नदास पॉल सही आंसर होगा। आई जो व्यक्ति है बीजेपी से, कौन से पार्टी से बिलोंग करते हैं, बीजेपी से बिलोंग करते हैं, है ना, स्वप्नदास पॉल। त्रिपुरा आ गया। देखो हमारे देश में जो आप देख रहे हैं, 7 जो हमारे देश के जो इधर राज्य रहते हैं, यानी उत्तरी पूर्व राज्य, कौन सा राज्य, तो आप उत्तरी पूर्व राज्य देखते हैं, 7 यहाँ पर उत्तरी राज्य देखते हैं, उत्तरी पूर्व 7 राज्य आप देख रहे हैं। इन राज्य का याद रखिएगा, जो इस 7 राज्य आप उत्तरी राज्य देख रहे हैं, ध्यान से देखिए, हमारा उत्तरी पूर्व राज्य है नॉर्थ ईस्ट। इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट, यानी उत्तरी पूर्व राज्य, नॉर्थ स्टेट, यानी कहते हैं उत्तरी पूर्व राज्य। ठीक है, और नॉर्थ स्टेट में हमारा 2 ऐसा राज्य है जो आपको क्वेश्चन बनता है, मित्र। क्या है, मित्र, मित्र राज्य। तो मित्र मतलब क्या होता है, मित्र मतलब होता है मिजोरम और त्रिपुरा, मिजोरम और त्रिपुरा, याद रखिएगा, मिजोरम, मिजोरम और त्रिपुरा, मिजोरम और त्रिपुरा। तो मित्र मतलब मिजोरम और त्रिपुरा। और भारत के 8 राज्यों में से ये भी 2 ऐसे राज्य हैं जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है, यानी ये दोनों राज्य से क्या होता है, याद रखिएगा, कर्क रेखा क्या होता है, गुजरता है। यानी भारत के कितने राज्यों से, भारत के 8 राज्यों से क्या होता है, 8 राज्यों से कर्क रेखा जाता है, यानी जाता है। और इन 8 में से 2 आपका ए है, 2 आपका ए है, नॉर्थ ईस्ट वाला जो 2 आपका राज्य है ए है। क्लियर है? तो ये मत भूलिएगा, भारत के 8 राज्यों में से 8 राज्य कौन कौन है, चलिए ये भी आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए, 8 राज्य कौन कौन है। तो 8 राज्य तो 2 तो इधर मिल गया, बाकी आप लोग देख लीजिए। एक आपका है राजस्थान, एक आपका क्या है, राजस्थान, दूसरा कौन है, गुजरात, दूसरा गुजरात है, तीसरा कौन हो गया, मध्य प्रदेश, चौथा कौन हो गया, छत्तीसगढ़, पांचवा कौन हो गया, पांचवा हो गया पश्चिम बंगाल, छठा आपका हो गया झारखंड, ये 6 राज्य इधर हो गया। ठीक है, और 7वां और 8वां आपका मित्र राज्य हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अनबूझा चूना कैसे निर्मित होता है। देखो अनबूझा चूना बोलते हैं बाबू, याद रख लेना थोड़ा सा। एक यहां पर एक होता है बूझा चूना, एक होता है अनबूझा चूना। ठीक है ना, अनबूझा चूना आप ध्यान से देख लेना, क्या देख लेना, अनबूझा चूना। ठीक है, अनबूझा चूना, ये ध्यान से देख लीजिएगा। अन था 2 तरह के चूना होता है, एग्जाम में आपसे पूछे, अनबूझा चूना। ठीक है, अनबूझा चूना एक होता है, और एक आपका होता है बूझा चूना। एक आपका क्या होता है, बूझा चूना।
ठीक है, अनबुझा चूना, एक होता है आपका बुझा चूना। ठीक है, पिछले तो अगर जो अनबुझा चूना और बुझा चूना आपसे पूछ रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड को पे हम लोग याद रखिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड को ही हम लोग क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को ही हम लोग, कैल्शियम ऑक्साइड पे अगर जो हम लोग, और एक है कि पानी, माना कैल्शियम ऑक्साइड और एक है आपका पानी, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज क्या आप याद रखिएगा कि बूझा चूना कैसे प्राप्त होता है, बूझा चूना प्राप्त होता है, ठीक है ना, अनबुझा चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड को रिएक्ट करेंगे किससे, याद रखिएगा, आपका जो ऑप्शन बी में देख रहे हैं ये क्या है आपका, कार्बोनेट। ठीक है ना, कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड को कार्बोनेट से हम लोग क्या करेंगे, आप लोग रिएक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, चूना मिलेगा। ठीक है ना, आपको क्या मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, याद रखिएगा, आपको क्या मिलेगा, ये आपको चूना मिलेगा। कैसा चूना मिलेगा, आपको अनबुझा चूना मिलेगा। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कोई बता सकते हैं इस प्रोसेस को, अनबुझा चूना प्राप्त करने का, कैल्शियम ऑक्साइड से कार्बोनेट को अनबुझा चूना, निस्तापन क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, निस्तापन, तापन प्रोसेस को कहते हैं। दूसरा बुझा चूना, जब कैल्शियम ऑक्साइड को, कैल्शियम ऑक्साइड को, कैल्शियम ऑक्साइड को आप अगर जो पानी यानी पानी से रिएक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, बुझा चूना मिलेगा। याद रखेगा क्या मिलेगा, बुझा चूना मिलेगा। बुझा चूना, बुझा चूना के आपका क्या है, बुझा चूना का आपका फॉर्मूला हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका बुझा चूना फॉर्मूला। ठीक है, चलिए चलिए बहुत बढ़िया। यहां पर कैल्शियम ऑक्साइड नहीं है, यहां पर कैल्शियम, देख लीजिए क्या कहता है, कैल्शियम ऑक्साइड और जल के दोहरे उद्घाटन के कारण। ठीक है, तो सही तो है कैल्शियम ऑक्साइड, क्या आपका आ गया। चलिए ये दोनों है, बस देखने की चीज है। तो सही आंसर क्या आएगा, सही आंसर आपका क्या आएगा, सही आंसर आपका आएगा, याद रखिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड में अनबुझा पूछा है, कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम कार्बोनेट, अच्छा कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड में आपका क्या करने को कह रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट करने को कह रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट नहीं, कैल्शियम ऑक्साइड में आपको क्या करना है, कैल्शियम ऑक्साइड में आपको कैल्शियम कार्बोनेट करना है ना, कैल्शियम कार्बोनेट करना है, तब आपको क्या मिल जाएगा, तब आपको अनबुझा चूना मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन रहता है। निम्नलिखित में से किस बिहू को रोंगोली बिहू के नाम से जाना जाता है, रंगोली नहीं, रोंगाली बिहू के नाम से जाना जाता है। आप बताइए बिहू कहां मनाया जाता है, क्या ना, बिहू आपका कहां मनाया जाता है, ये आप बताइएगा। सबसे पहले तो आप बताइएगा कि बिहू जो आप देख रहे हैं ये बिहू कहां मनाया जाता है, आप ये बताइएगा, बिहू आप ये कहां मनाया जाता है, ये आप बताइएगा, बिहू कहां मनाया जाता है, ये आप बताइएगा, कहां मनाया जाता है। तो कहिएगा सर तो असम, कहां में मनाया जाता है, असम, असम का एक आपका त्योहार है जो बिहू मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को, प्रत्येक एक वर्ष कब मनाया जाता है, 14 अप्रैल, प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल आपका मनाया जाता है, भूलिएगा मत, प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल आपका मनाया जाता है असम में, ये मत भूलिएगा। जो आपसे पूछ रहा है किस बिहू को रोंगाली बिहू कहते हैं, तो ये आप बताइएगा, ठीक है ना, किस बिहू के रोंगाली बिहू कहते हैं, तो रोंगाली बिहू कहते हैं बोहाग बिहू के, कौन सा बिहू के, याद रखे ना, बोहाग बिहू के, क्या याद रखेगा, बोहाग बिहू को हम लोग क्या कहते हैं, बोहाग बिहू को क्या कहते हैं रोंगाली बिहू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लोक नृत्य शेराब मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से संबंधित है, शेराब पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, शेराब। ठीक है, तो सबको देख लेते हैं लोक नृत्य कहां से क्या है। जैसे आपको पता होनी चाहिए कि उड़ीसा में कौन सा लोक नृत्य होता है, उड़ीसा, आप बताइए, उड़ीसा में आपका कौन सा लोक नृत्य होता है, ये आप बताइएगा।
आपको घुमरा ना पढ़े थे, घुमरा पढ़ाए थे ना स्टेटिक्स में, घुमरा क्या पढ़ाए थे, घुमरा। बिहार में कौन सा लोक नृत्य होता है, एशिया, क्या क्लियर है, एशिया। मिजोरम और गोवा बताइए कौन सा लोक नृत्य, आप खुद आंसर आप दे दीजिएगा, दो तो मैं बता दिया, शेराब तो है, आप बताइएगा। गोवा में पता थे ना फुगड़ी करके कुछ लोक नृत्य है। और जो बचा मिजोरम, यही आप मिजोरम में ही आपका क्या होता है, मिजोरम में ही आपका चेराव होता है। चेराव लोक आपका कहाँ, मिजोरम में होता है। फुगड़ी कहाँ होता है, गोवा में होता है। बिहार का लोक नृत्य क्या है, विदेशिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निवल मूल्य यानी नेटवर्थ, नेटवर्थ क्या होता है, देखो नेटवर्थ आपसे कोई पूछे कि आपका नेटवर्थ क्या है, आप खुद यहां से निकाल दीजिएगा। नेटवर्थ है इकोनॉमिक्स में, बट बच्चे गलत करते हैं। नेटवर्थ मतलब आपका कुल प्रॉपर्टी, कुल प्रॉपर्टी, कुल आपका क्या हो गया, नेटवर्थ आप निकाल रहे हैं तो कुल आपका क्या हो गया, प्रॉपर्टी, आपका क्या हो गया, कुल प्रॉपर्टी, याद रखिएगा, यानी संपत्ति, संपत्ति यानी संपत्ति या प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, एसेट कहते हैं। क्या कहते हैं, एसेट, एसेट कहते हैं। आपका संपत्ति है प्रॉपर्टी, एसेट कहते हैं। और इसका हम लोग क्या कहेंगे, एसेट को कुल प्रॉपर्टी माइनस, जो कुल प्रॉपर्टी है माइनस, आपका यहां माइनस का साइन है, माइनस लायबिलिटी, माइनस क्या करते हैं, लायबिलिटी, लायबिलिटीज, यानी इसको क्या हिंदी में क्या लिख सकते हैं, निवल मूल। क्या लिख सकते हैं हिंदी वाले बच्चे, निवल, निवल मूल इजकल टू, जो आपका कुल नेटवर्थ है, वहां पर जो आपका संपत्ति है, जो आपका क्या है, संपत्ति, संपत्ति, संपत्ति है, कुल संपत्ति है माइनस जो आपका देयताएं। सबका क्लियर है, देयताएं, सबका क्लियर है कि नहीं क्लियर है, देयताएं या देयता कहेंगे तो देयता। यानी जो पूरा नेट आपका, नेट 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 पूछे, नेट वर्थ पूछे, तो जो आपका संपत्ति है उसका आपका देयता यानी लायबिलिटीज। ठीक है, चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में किस पूर्व मुख्यमंत्री का अक्टूबर 2022 में निधन हो गया। अक्टूबर 2022 में निधन हो गया था किस, मेदांता हॉस्पिटल में। कहा, मेदांता, मेदांता अस्पताल में, मेदांता, मेदांता अस्पताल में क्या हो गया था, मृत्यु हो गया था, ये आप बताइएगा। मेदांता अस्पताल, अस्पताल में किनका मृत्यु हो गया था, पता होने चाहिए। पिछले यानी 2022 में आपका किनका मृत्यु हुआ था, मुलायम सिंह यादव जी का मृत्यु हुआ था। मुलायम सिंह यादव याद रखिएगा, किस पार्टी के आपके थे, समाजवादी पार्टी। किस पार्टी, समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते हैं। ये आपके उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम, उत्तर प्रदेश के क्या है, पूर्व सीएम, यानी रह चुके हैं, पूर्व सीएम मुख्यमंत्री ये रह चुके हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये 10 बार विधायक, कितने बार विधायक, 10 बार विधायक, 10 बार विधायक, 10 बार विधायक, याद रखिएगा। और 7 बार, और 7 बार सांसद, 7 बार सांसद, सांसद। तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा के 10 बार विधायक और 7 बार सांसद रह चुके थे। कौन, आपका मुलायम सिंह यादव, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे। याद रखिएगा, पूर्व मुख्यमंत्री थे। पहली बार विधायक कब बने थे, 1967 में पहली बार विधायक बने थे। 1967 में पहली बार विधायक बने थे, पहली बार। याद रखिएगा, ये रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। कौन सा मंत्री, मुलायम सिंह यादव, ये रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। याद रखिएगा, 1996 से ये रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। याद रखिएगा, ये सब चीज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेताजी नाम से जाने जाते हैं उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में कौन सी 2 सामाजिक समूह है जो गरीबी के प्रति
अत्यंत संवेदनशील है, गरीबी के प्रति अत्यंत संवेदनशील है। यहां पर भैया गरीबी है। कौन सा जाति? स्वर्ण ब्राह्मण के पास नहीं है गरीबी। तो देख लो आरक्षण, तो आरक्षण दिया जाता है उन्हीं लोगों को जिनको जो जो गरीबी के प्रति आपका क्या है, संवेदनशील है। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, यानी एसटी और एससी। एसटी और एससी जहां गरीबी सबसे अधिक है, जहां गरीबी आपका सबसे अधिक है, याद रखिएगा, जहां गरीबी आपका सबसे अधिक है। और हम लोग डीपीएसपी में अनुच्छेद 46 भी है, यानी डीपीएसपी में एक है अनुच्छेद, है ना, अनुच्छेद क्या है आपका? अनुच्छेद 46 है। अनुच्छेद 46 क्या कहता है कि राज्यों को कर्तव्य है, राज्यों को कर्तव्य है आपका जो पिछड़े वर्ग को क्या करना, आपका पिछड़े वर्ग को शैक्षिक एवं आर्थिक क्या, आर्थिक मदद क्या करना, प्रोवाइड करना। यानी अनुच्छेद 46 क्या कहता है? ये अनुच्छेद है, याद रखना, ठीक है। अनुच्छेद 46 क्या करता है कि भारत के सभी राज्यों को कर्तव्य है कि आपका जो पिछड़े वर्ग है, यानी अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति को आपको क्या प्रोवाइड करना है? आर्थिक एवं शैक्षिक मदद प्रोवाइड करना है। आर्थिक एवं शैक्षिक मदद, याद रखना। तो आर्थिक और आपका मदद, आर्थिक और शैक्षिक मदद, है ना, किसके द्वारा? आर्थिक और शैक्षिक मदद, शैक्षिक मदद किसके द्वारा? राज्यों के द्वारा, राज्यों के द्वारा। ये भाई ये सब वर्ग के लिए मदद मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। हर्षवर्धन ने नर्मदा नदी पार करके दक्कन की ओर बढ़ने की कोशिश की थी, ठीक है, तब चालुक्य नरेश ने उन्हें रोक दिया था। देखो हर्षवर्धन एक शासक थे, आपको पता होना चाहिए, भारत के, और हर्षवर्धन दक्षिण भारत पर भी कब्जा करना चाहता था, लेकिन नर्मदा नदी के तट पे उस चालुक्य के राजा उसे हरा देते हैं। तो कौन से राजा हराते हैं, ये आपसे क्वेश्चन है, आप बताइए। खुद आप आंसर देख रहे हैं, खुद आप आंसर देख रहे हैं, ये आप बताइए कौन सा इसका आंसर है, ठीक है ना, कौन सा इसका आंसर है। चलिए बताइए, देख लीजिए आपका जो आंसर इसका है पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय। तो सही आंसर क्या होगा, याद रखिएगा, पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ने इसे हराते हैं। तो हर्षवर्धन जब दक्षिण की ओर प्रवेश करना चाहता है तो नर्मदा नदी के तट पे पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 623, कब? 623 ईस्वी में हराते हैं। कब हराते हैं? 623 नहीं, 630, 630, 630 में क्या होता है? हर्षवर्धन का हार होता है, हर्षवर्धन के हार होता है पुलकेशिन द्वितीय के, यानी चालुक्य वंश के। चालुक्य वंश के अगर जो आपसे संस्थापक पूछ लिया जाए, चालुक्य वंश के अगर जो संस्थापक पूछ लिया जाए चालुक्य के, तो आप लोग आंसर क्या दीजिएगा? चालुक्य वंश के अगर जो संस्थापक पूछ लिया आपसे, संस्थापक पूछ, इस वंश के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा इस वंश के संस्थापक थे, क्या आंसर दीजिएगा? पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन प्रथम चालुक्य वंश के संस्थापक थे। हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के बारे में लिखा हुआ एक चीज, क्या लिखा हुआ है? हर्षचरित। कौन, क्या लिखा हुआ है? हर्षचरित। बताइए कौन लिखा है, आप लोग कमेंट करिए कौन लिखा है हर्षचरित, बताइए हर्षचरित कौन लिखा है? हर्षचरित कौन लिखा है? बाणभट्ट नाम नहीं याद है? बाणभट्ट, भट्ट के द्वारा हर्ष आ गया। अच्छा, हर्षवर्धन कौन से वंश से बिलोंग करते थे? हर्षवर्धन के वंश आपसे पूछ, वंश आपसे पूछ, हाँ वंश आपसे पूछ ले तो क्या आंसर दीजिएगा? वंश आपसे, वंश, वंश आपसे पुष्य, पुष्यभूति वंश, पुष्यभूति वंश, याद रखिएगा। चलिए सभी का क्लियर है? पुष्यभूति वंश, पुष्यभूति वंश यानी हर्षवर्धन का वंश था पुष्यभूति वंश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है
2016 में भारत सरकार द्वारा किन करेंसी नोटों का विमुद्रीकरण किया गया? देखो, विमुद्रीकरण किया गया यानी डिमोनेटाइजेशन किया गया, नोटबंदी किया गया। किन किन मुद्रा के नोटों को यानी कितने रुपए के नोटों को विमुद्रीकरण किया गया? तो सबसे पहले तो समझ जाना कि जितना भी नोट रहता है, यानी सबसे पहले तो समझ जाना 2 रुपया, 2 रुपया, 2 रुपया से देश के सबसे बड़े नोट, यानी जो भी, अभी तो देश के सबसे बड़ा नोट कौन है? 500 का नोट पे हस्ताक्षर, इससे याद रखिएगा, पे हस्ताक्षर रहता है, यानी पे हस्ताक्षर रहता है, याद रखिएगा किसका रहता है? हस्ताक्षर रहता है आपका गवर्नर का, यानी आरबीआई, आरबीआई गवर्नर हस्ताक्षर रहता है। दूसरा, 1 रुपया का नोट पे, मात्र 1 रुपया का नोट, 1 रुपया के नोट, यानी 1 रुपया के नोट पे ध्यान देना, 1 रुपया के नोट पे किसका हस्ताक्षर रहता है? क्या रखना, अगर जो आपसे रुपया का नोट का हस्ताक्षर, वित्त सचिव का, आप लोग भूलिएगा मत, क्या आंसर दीजिएगा? वित्त सचिव। वित्त सचिव का आपका 1 रुपया के नोट पर हस्ताक्षर रहता है। बाकी देश के सभी नोटों पर किसका हस्ताक्षर रहता है? गवर्नर का। भारत में अभी तक कितने बार विमुद्रीकरण किया गया है? भारत में अगर जो पूछ ले विमुद्रीकरण, क्या पूछ ले? विमुद्रीकरण, भारत में अभी कितने बार आपका विमुद्रीकरण किया गया है? तो याद रखिएगा, भारत में विमुद्रीकरण 3 बार। कितने बार? 3 बार। कितने बार? याद रखिएगा, 3 बार। तो विमुद्रीकरण कितने बार किया गया है? 3 बार, ठीक है ना? 3 बार, ठीक है, 3 बार। कब कब बार मैं बता देता हूं। एक 1946 में, एक आपका 1946 में, दूसरा आपका कब हुआ था? दूसरा आपका हुआ था 1978 में। दूसरा कब हुआ था? 1978 में, याद रखिएगा। तो 2016 में हुआ है विमुद्रीकरण, और तीसरा कब हुआ है? 2016 में। तो आपको पता, 2016 में, तो आपका जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है, लेकिन जो 2016 में हुआ था, 500 और 1000 रुपया का नोट को क्या कर दिया गया था? ये बंद कर दिया गया था 8 नवंबर को। सबको डेट याद है, मोदी जी टीवी पर आए थे और बोले थे, मित्रों यानी भाइयों बहनों, कल से यानी आज 12 बजे तक ही आपका 500 का 1000 का नोट चलेगा, इसके बाद ये आपका नोट नहीं चलेगा, इसके बाद आपका नोट नहीं चलेगा। क्लियर है ना? आपका 1946 में हुआ था 1000 के आपका नोट का 1000, और आपका किसका? शायद 10,000 का। यहां पर जो बंद हुआ था 1000, 1 के, यार मैं 1 के लिख दिया, एंड 10 के, 10,000 का नोट को नोटबंदी हुआ था, यहां हुआ था 1 के, 5 के एंड 10 के, यानी ये सब के मतलब 10,000 है, ठीक है? तो याद रखेगा, ये नोट अभी तक भारत में कितने बार नोट अगर जो बोले नोटबंदी हुआ है, तो आपका 3 बार हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्या कहता है? भगोड़े आर्थिक अपराधियों को भारतीय अदालतों के अधिकार क्षेत्र बाहर रहकर भारत में कानूनी की प्रक्रिया से बचने से रोकने का उपाय प्रदान करता है। तो भैया सीधे आप बताइए कि भगोड़े आर्थिक अपराधी यानी ऐसे लोग जो 100 करोड़ रुपया से अधिक, क्या 100 करोड़ रुपया, 100 करोड़ रुपया, 100 करोड़ रुपया, याद रखिएगा कितने रुपया? याद रखिएगा, ऐसे लोग जो 100 करोड़ रुपया से अधिक लेके भगौड़े हो गए, भारत से भाग गए, तो उनके लिए कौन सा आपका अधिनियम बनाया गया है? उनके लिए अधिनियम जो बनाया गया है, भगोड़ा अपराधी अधिनियम 2018। भगोड़ा अपराधी अधिनियम 2018, यानी जो 100 करोड़ से अधिक रुपया लेके गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है? अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है। बाबू सबसे पहले तो समझ लो अम्ल है क्या, ठीक है ना? अम्ल, तो सबसे पहले तो एक चीज आपको समझने को आएगा कि एसिड, एसिड, ठीक है ना? एसिड और बेस, एसिड और बेस होता है, ठीक है ना? एसिड और बेस होता है। तो एसिड में आपका क्या होता है? एसिड में और बेस में सबसे पहले समझ जाओ एसिड और बेस में एक है, एक आपका क्या है? एक है आपका रेड लिटमस,
एक आपका क्या है, रेड लिटमस, ठीक है ना, और दूसरा क्या है, ब्लू लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर। यानी दोनों क्या है, दोनों ये इंडिकेटर है, ये दोनों क्या है बाबू, दोनों इंडिकेटर है जो पता करता है। और एक आपका न्यूट्रल रहता है, यानी सॉल्यूशन न्यूट्रल, है ना, न्यूट्रल। यानी अगर जो सॉल्यूशन, ध्यान से देखना, अगर जो सॉल्यूशन एसिड है तो रेड लिटमस का कोई कलर चेंज नहीं होगा, यानी नो चेंज, कोई कलर। लेकिन अगर जो सॉल्यूशन एसिड है उसमें ब्लू लिटमस डाले तो ब्लू लिटमस एसिड में रेड हो जाता है और बेस में रेड लिटमस आपका ब्लू हो जाता है। क्योंकि और ब्लू तो ब्लू पहले से है, ये है, तो नो चेंज यहां पर होगा, नो चेंज, ठीक है ना। न्यूट्रल सॉल्यूशन में रेड लिटमस भी कोई कलर नहीं दिखाता है, ब्लू लिटमस भी कोई कलर नहीं दिखाता है, ये आपका इंडिकेटर है। तो अम्ल क्या है, अम्ल तो आपको पता होना चाहिए कि अम्ल जो है, जो एसिड है, अम्ल क्या है, ये एसिड है ना, एसिड है। तो एसिड भैया लाल लिटमस, एसिड तो लाल ही होगा, चाहे लाल लिटमस भी डालो तो लाल ही रहेगा, ब्लू डालो तो भी लाल रहेगा। तो पहला तो गलत हो गया। अम्ल का स्वाद कड़वा होता है, अरे अम्ल का स्वाद कड़वा किसने बोला, बिटर कैसे होता है, अम्ल का स्वाद खट्टे होते हैं। कैसा होता है अम्ल का स्वाद, याद रखना, एक कड़वा नहीं, अम्ल का स्वाद खट्टे होते हैं, खट्टे होते हैं। तो दोनों गलत है ना, ना तो 1 ना तो 2, आंसर यही होगा, ना तो 1 ना तो 2। अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है, याद रखिए, अम्ल का स्वाद कड़वा नहीं, खट्टा, यानी खट्टे। दोनों गलत है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पहली निर्वाचित संसद निम्नलिखित में से किस वर्ष में अस्तित्व में आई थी। पहली बार भारत में जनरल इलेक्शन कब हुआ था, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। सबसे पहले तो देखो, इलेक्शन होने के लिए हमारा संविधान लागू हो गया, हमारे यानी इलेक्शन होने के लिए, यानी चुनाव आयोग, किसका, चुनाव आयोग, याद रखेगा, चुनाव आयोग का गठन। पहले इलेक्शन होने के लिए आपको क्या चाहिए, चुनाव आयोग का गठन, चुनाव आयोग होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन। चुनाव आयोग का गठन आपका होता है, कब होता है, कोई बता सकते हैं, 25 जनवरी। कब होता है आपका, 25 जनवरी 1950 को। सबका क्लियर है कि नहीं क्लियर है। चुनाव आयोग का गठन कब हो गया, 25 जनवरी 1950 का आपका क्या चीज का गठन हो गया, चुनाव आयोग का गठन हो गया, याद रखेगा। तो चुनाव आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को आपका चुनाव आयोग का गठन हो गया, ये आप याद रख लीजिएगा, ठीक है, ये आप याद रख लीजिएगा। इसके बाद चुनाव आयोग का गठन के बाद सबसे पहले याद रखिएगा क्या आपका होता है, पहली चुनाव, ठीक है ना, पहली आपका चुनाव, पहली चुनाव होता है, यानी चुनाव, क्या चीज का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, लोकसभा का कुल सीट आपसे पूछ ले कि लोकसभा का सीट कितना था, अगर जो सीट आपसे पूछ तो आप सीट देने में समर्थ रहिएगा कि जब पहली चुनाव हुआ था लोकसभा में तो इसका सीट 489 था, याद रखिएगा। कितने सीट था आपका, 489 सीट था। अभी तो लोकसभा में 552 सीट है वर्तमान में, उस समय में 489 सीट था। और जब पहली चुनाव ये बाबू हुआ तो याद रखना ना, ये चुनाव कब हुआ था, 1951 और 1952 के। अब कहिएगा सर 51-52 लिख के समझ में हमारा नहीं आया, समझ में नहीं आया, तो सीधे बता देते हैं 25 अक्टूबर से लेके 21 फरवरी के बीच में, ठीक है ना, सीधे आप लोग को बता देते हैं, क्या बता देते हैं, 25 अक्टूबर, यानी 25 अक्टूबर से लेके आपका 19 फरवरी 1952। आपको इतना डिटेल में नहीं पूछेगा, 25 फरवरी 1952 में क्या हुआ, प्रथम चुनाव हुआ, क्या हुआ, प्रथम चुनाव हुआ, ये प्रथम चुनाव हुआ। और प्रथम चुनाव होने के बाद याद रखिएगा आपका क्या होता है, 17 अप्रैल को, क्या चीज को, 17 अप्रैल 1952 को क्या होता है, लोकसभा का गठन हो, लोकसभा का गठन। तो लोकसभा का क्या हुआ, गठन हुआ। लोकसभा का गठन कब हुआ, 17 अप्रैल 1952 का। ये सब जो इतिहास है, चुनाव आयोग का गठन 15 जनवरी 1950 को। पहली चुनाव लोकसभा में कुल सीटों की संख्या कितने थे, अगर जो कुल सीटों की संख्या आपसे पूछ 489,
25 अक्टूबर 1951 से लेकर 19 फरवरी 1952 के बीच में पहली बार चुनाव हुआ। 17 अप्रैल को लोकसभा का गठन किया गया, यानी प्रथम आम चुनाव के बाद वहां पर लोग वहां पर क्या जाके बैठे, याद रखिएगा। तो पहली चुनाव आपका किस वर्ष इसका रिजल्ट आया, अस्तित्व आया, तो इसका आंसर क्या होगा, हमेशा 1952 मारिएगा। आंसर क्या मारिएगा, 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हीरो इंडिया सुपर लीग का उद्घाटन मैच के विजेता एटीके था, जो एक फुटबॉल क्लब है। एटीके कहां है? देखो, हीरो इंडिया सुपर लीग, हीरो इंडिया सुपर लीग किस खेल से संबंधित है? तो सबसे पहले तो ये देख लेना है कि हीरो इंडिया, जैसे आईपीएल कैसे है, हीरो इंडिया सुपर लीग, इंडिया सुपर लीग आपका फुटबॉल से संबंधित। आईपीएल है क्रिकेट के लिए, फुटबॉल के लिए आईएसएल है, इंडियन सुपर लीग है, याद रखिएगा, इंडियन सुपर लीग है, एकदम आप याद रख लीजिएगा। क्लियर है सबका कि नहीं? चलिए, इंडियन सुपर लीग, इंडियन सुपर लीग के बात किया जाए तो इंडियन सुपर लीग याद रख लीजिएगा, इसका शुरुआत हुआ था, स्टार्ट किया गया था 2013 में। कब हुआ था आईएसएल के शुरुआत? 2013 में। अभी वर्तमान में यानी 2000 जो अभी चल रहा है, जो 23-24 वाला सेशन चल रहा है, 23-24 वाला जो सेशन चल रहा है, इसका 9वां संस्करण चल रहा है। कौन सा संस्करण चल रहा है? 9वां संस्करण, याद रखना, 9वां संस्करण है ना, 9वां संस्करण। सबसे अधिक बार विजेता की बात किया जाए, विजेता की बात किया जाए, सबसे अधिक बार विजेता, तो याद रखना, दो बार एटीके, 2 बार एटीके, और याद रखना दो बार आपका चेन्नई एफसी, 2 बार चेन्नई एफसी फुटबॉल क्लब। एटीके आप फुल, अगर जो एटीके आपको आ गया, अगर जो एटीके का फुल फॉर्म आपको आ गया तो आंसर दे दीजिएगा, ठीक है ना। एटीके का फुल फॉर्म अगर जो आपको आ गया तो आप आंसर दे दीजिएगा, आप आंसर दे दीजिएगा। अटलांटिका डी कोलकाता, अटलांटिका डी कोलकाता, ठीक है। चलिए, तो आंसर क्या हो गया? आंसर ज्यादा इसमें टाइम नहीं बताएंगे, कोलकाता, के मतलब कोलकाता, अटलांटिका डी कोलकाता, ठीक है ना। तो आंसर क्या होगा? कोलकाता के फुटबॉल क्लब है। नेक्स्ट, गोपिका वर्मा ने 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है। तो बताइए, गोपिका वर्मा कौन सा कौन सा नृत्य से संबंधित है? तो सबसे पहले भारतनाट्यम, भारतनाट्यम कहाँ के है? याद रखना, ये तमिलनाडु के, तमिलनाडु का नृत्य। मणिपुरी कहाँ के होगा? मणिपुर, मणिपुर के आपका मणिपुर होगा, ठीक है ना। ओडिशा, ओडिशा के क्या आपका होगा? आप बताइए, उड़ीसा या उड़ीसा कहीं आपका क्या होता है? उड़ीसी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आप बताइए, मोहिनी आट्यम, मोहिनी आट्यम आपका कहाँ के है? केरल, केरल के एक और है नाट्यम, और आपका क्या है केरल का? याद रखना, कथकली, क्या है? कथकली, कथकली भी आपका, कथकली भी आपका केरल के हैं। तो ये जो गोपिका वर्मा है, ये कौन सा नृत्य से संबंधित है? याद रखना, ये मोहिनी आट्यम, ये कहाँ के हैं? मोहिनी आट्यम, एक केरल की रहने वाली है और मोहिनी आट्यम से संबंधित है, और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार ये जीती है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी आज का अंतिम क्वेश्चन, 1893 ईस्वी में शिकागो में हुई विश्व धर्म संसद में दिए गए उनके भाषण के लिए वो लोकप्रिय है। शिकागो में भाषण दिए थे, कौन भाषण दिए थे? याद रख लेना, यहीं से आपको आंसर मिल जाएगा। 1893 में शिकागो में कौन सा भाषण दिए, कौन व्यक्ति भाषण दिए थे? वह मतलब कौन यहाँ है? तो आपको पता होना चाहिए, शिकागो में 1893 में भाषण दिए थे विवेकानंद, दयानंद, स्वामी विवेकानंद। कौन भाषण दिए थे? 1893 में। वो अपने भाषण के लिए एकदम फेमस है। कौन भाषण दिए थे? उसने भाषण दिए थे स्वामी विवेकानंद, शिकागो में। स्वामी विवेकानंद ही क्या खोले थे? स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? गुरु का नाम क्या था? इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस इन गुरु का नाम था। इन्होंने रामकृष्ण मिशन भी खोले थे। क्या खोले थे? अपने गुरु के नाम पे रामकृष्ण मिशन इन्होंने खोले थे अपने गुरु के नाम पे।
याद रखे ना, अपने गुरु के नाम पे रामकृष्ण मिशन भी खोले थे और इन्होंने क्या नारा दिया था, गो बैक टू गीता, गो बैक टू गीता, गो बैक टू गीता, याद रखना। तो आपका स्वामी विवेकानंद क्या नारा दिए थे, गो बैक टू गीता। दो चीज इंपॉर्टेंट, इनके गुरु और इन्होंने ए संस्था को खोले थे। क्या है, एक संस्था है, ये क्या है आपका, ये संस्था, याद रख लेना, एक खोले थे। इन्होंने नारा दिया था गो बैक टू गीता, याद रख लीजिएगा, गो बैक टू गीता नारा दिया था। 12 जनवरी 1863 का इनका जन्म हुआ था। कब जन्म हुआ था, अगर जो जन्म इनका जन्म पूछ ले तो जन्म याद रखेगा कि जन्म इनका हुआ था 12 जनवरी 1863 का इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। इसीलिए 12 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस। क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस हम लोग 12 जनवरी को मनाते हैं क्योंकि इस दिन स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। याद रखिएगा 39 वर्ष की उम्र में इनका मृत्यु हो जाता है, देहांत हो जाता है। कितने वर्ष की उम्र, 40 वर्ष। एक भी का विषय है। चलिए, आज का सेशन ज्वाइन करने के लिए उम्मीद है कि आप लोग डिस्कशन में आप लोग को मजा आया होगा। पूरे चीज आप ना केवल आंसर सीखे होंगे, जो गलती की होंगे वो भी सीखे होंगे, जो सही किए होंगे उस आंसर के भी उपरांत आपको कुछ और सीखने को मिला होगा, यानी जो हम डिस्कशन किए उससे संबंधित क्वेश्चन, स्टैटिक्स के जो। तो उम्मीद है कि इस सेशन को आप पसंद कर रहे होंगे। तो सभी को सेशन ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट आपका टेस्ट नंबर 5 के लिए, टेस्ट नंबर 5 के लिए। और टेस्ट नंबर 5 में और मेहनत के साथ दीजिए और क्वेश्चन करिए और अटेम्प्ट लीजिए, ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव अटेम्प्ट लीजिए, सोच के यानी शांत दिमाग से अटेम्प्ट लीजिएगा जब भी एग्जाम दीजिएगा। तो सभी को सेशन ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।